स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की झीलों को। और झीलों में हम देखेंगे कि निर्माण के आधार पर कौन कौन सी झीलें होती है, पानी की प्रकृति के आधार पर कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान में, खारे पानी की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन सी है, उन सभी को आज की इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। झीलें सबसे ज़्यादा अगर विश्व के संदर्भ में हम पहले बात कर लें तो सबसे ज़्यादा झीलें विश्व में फिनलैंड में पाई जाती है। लगभग 1,70,000 झीलें वहाँ पर पाई जाती है। भारत में हम झीलों के संदर्भ में बात करें तो भारत में बहुत सारे ग्लेशियर आपको हिमालय में मिल जाएंगे। हिमालय के पास में आपको काफ़ी सारे ग्लेशियर लेक मिलेगी, जिसमें आपको सियाचिन है, ब्याफुक है, बाल्टोरो है, स्फर है। ये सभी ग्लेशियर आपको लेक मिल जाएंगी, जो कि हिमालय के संदर्भ में हम भारत के रेफरेंस में उनको देख सकते हैं। अब बात करें हम राजस्थान में झीलों की, तो झीलों को राजस्थान में एक तो निर्माण के आधार पर बांटा गया है, एक पानी की प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। तो राजस्थान में ज़्यादा जो झीलें पूछी जाती है वो पानी की प्रकृति के आधार पर पूछी जाती है, जिसमें हम खारे पानी की झीलों को शामिल करते हैं और एक हम शामिल करते हैं मीठे पानी की झीलों को। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जब हम निर्माण के आधार पर झीलों को देखेंगे तो इसमें भी हम कुछ डिवाइडेशन हम करते हैं, जिसमें हम निर्माण के अनुसार झीलों को देखते हैं। प्राकृतिक झीलों को हम देखें जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, उसको मानव ने निर्मित नहीं किया है, प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। और कृत्रिम और मानव निर्मित जो झीलें हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित की गई है, उनको बोलते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित झीलें। ठीक है। अब जब निर्माण के अनुसार हम देखेंगे तो निर्माण में कई सारे प्रकार झीलों के पाए जाते हैं, जिसमें पलाया है, लैगून है। देखिएगा आपको कई सारे प्रकार यहाँ दिख रहे होंगे। हम देखेंगे सबसे पहले है पलाया है, पलाया के बाद में आपको मिलेगा लैगून है, और लैगून के बाद में आपको मिलेगा खडीन है, क्रेटर झील है, क्रेटर झील के बाद में कालडेरा है, कालडेरा के बाद में ओक्सबो लेक है, ग्लेशियर लेक है। क्रेटर क्या है? क्रेटर एक ज्वालामुखी निर्मित झील है कि जब ज्वालामुखी आता है, इस तरीके से ज्वालामुखी आने के बाद में ज्वालामुखी जब शांत होता है तो इस गड्ढे में क्या है, बारिश की वजह से पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से एक झील यहाँ पर बन जाती है, जिसको बोलते हैं क्रेटर। और जब इस क्रेटर का रूप धीरे धीरे अपरदन की वजह से बड़ा होता जाता है तो उसको बोल देते हैं हम कालडेरा, जो कि क्रेटर का ही बड़ा रूप है कालडेरा। क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाएगा? बड़ा रूप जो होता है वो कहलाता है कालडेरा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ओक्सबो लेक क्या होती है? गोखुर झीलें गुरुजी, गोखुर झीलें होती हैं कि जब नदी इस तरीके से बहती है विसर्पाकार में, तो अपरदन की वजह से कुछ भाग इस तरीके से कट करके अलग हो जाता है, जो कि गाय के खुर के समान दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हम गोखुर झील। गोखुर नाम से ही समझ में आ रहा है, गो यानी गाय के, खुर जैसे यानी पैरों जैसी झील जो होती है, जिसकी आकृति गाय के खुरों की जैसी दिखाई देती है, वो झील आपको गोखुर झील के अंदर हम उसको काउंट करेंगे। ग्लेशियर लेक क्या होती है? जब किसी माउंटेन से, ग्लेशियर लेक को आप समझिएगा कि जब किसी माउंटेन से ग्रेविटी की वजह से जब ग्लेशियर डाउनवर्ड आता है, ग्लेशियर पिघलने के बाद में जब डाउनवर्ड आता है ग्रेविटी की वजह से, तो वह नीचे आकर के, मतलब इस पहाड़ से जब ग्लेशियर नीचे आएगा तो नीचे आकर के मिल्ट होकर के यहाँ पर एक झील के रूप में वो क्रिएट हो जाता है, झील के रूप में जमा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक। ठीक। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। राजस्थान में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी झीलें हैं? पानी की प्रकृति के आधार पर वाली जो झीलें हैं वो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, जिसमें खारे पानी की झील हम देखेंगे, मीठे पानी की झील हम देखेंगे। अब खारे पानी की झीलों को आज की इस क्लास में हम समझ लेंगे, क्योंकि खारे पानी की झीलें बहुत कम हैं, मीठे पानी की झीलें बहुत सारी आपको मिलेगी। लेकिन जब आप खारे पानी की झीलों को आप पढ़ लेंगे तो उसमें से जब प्रश्न परीक्षा में इस तरीके से आता है कि निम्न में से खारी पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो आप उसमें से जो आपने पढ़ी हैं वो सभी खारे पानी की होगी, जो आपने नहीं पढ़ी होगी वो सभी मीठे पानी की होगी, तो उसमें से आप उनको अलग कर देंगे। ठीक है। प्रश्न किस तरीके से आता है उसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुजी खारे पानी की झीलों के बारे में। अभी हमने देखा था मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों की पहले हम बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो खारे पानी की झीलों की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें सबसे पहला आता है कि खारे पानी की झीलें कौन सी होती है। अब खारा कौन सा होता है? जिसमें नमक पाया जाता है। नमक किस में पाया जाता है? जिस पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होगी वो खारा होगा, सीधी सी बात है। जिस पानी में नमक की मात्रा कम होगी वो मीठा होगा। तो देखिएगा खारे पानी की झीलों के राजस्थान में दो अवशेष हमको मिलते हैं। पहला है टेटिस सागर का अवशेष और दूसरा है माइकासिस्ट चट्टान।
टेटिस सागर के अवशेष का मामला क्या है गुरुजी? टेटिस सागर के अवशेष का मामला ये है कि मैं आपको बताऊं तो एक कहानी इसके संदर्भ में है। एक वेगनर महोदय थे जिन्होंने हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, जिसको हम वेगनर का माध्यिक विस्थापन सिद्धांत उसमें पढ़ते हैं। उस वेगनर ने ये बताया था कि पूरी पृथ्वी पर, ये जो पूरी पृथ्वी है, उन्होंने इस पृथ्वी के बारे में व्याख्या की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार उसको बतलाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये पूरी पृथ्वी है, इसको उन्होंने एक नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया जब इसको नाम दिया तो उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस एक काल आया था। आप जब जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तब आपको पता चलेगा। कार्बोनिफेरस काल का नाम आपने सुना होगा। वो शायद कोयले, जब आप कोयले के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको कार्बोनिफेरस कहीं ना कहीं सुनाई देता है, तो वहाँ से भी आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। तो उस कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, ये जो पृथ्वी वेगनर ने बताई थी जिसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया था, इस पृथ्वी को जब इन्होंने पेंजिया नाम दिया, ये पृथ्वी इन्होंने जो बताई थी, ये कहते हैं कि भाई ये जो पृथ्वी है वो कार्बोनिफेरस युग के अंत में दो भागों में टूट गई थी। तो इस पृथ्वी के जो उत्तर का भाग है वो तो कहलाया अंगारा लैंड, और दक्षिण का भाग जो कहलाया वो कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में नॉर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट थे उनको शामिल किया गया, गोंडवाना लैंड में साउथ के जितने भी कॉन्टिनेंट थे उनको शामिल किया गया। अब गुरुजी ये टेटिस सागर का क्या मामला है? तो साहब टेटिस सागर का मामला ये है कि पूरी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी को वेगनर ने दिया पेंजिया नाम, ठीक है, पेंजिया नाम दिया। और इस पूरी पृथ्वी के और एक विशाल महासागर था भाई साहब, उस महासागर को वेगनर ने नाम दिया पैंथालासा। कौन सा सागर? पैंथालासा। जब ये पृथ्वी टूटी तो इसके बीच में एक विशाल महासागर बना, इस विशाल महासागर को इन्होंने नाम दिया टेटिस सागर। कौन सा सागर गुरुजी? टेटिस सागर। अब इस टेटिस सागर का क्या मामला है गुरुजी कि इसमें नॉर्थ की तरफ से जो नदियां आती थी वो भी इसमें ला ला करके अवसाद जमा करती थी, सेडिमेंट लाती थी, यहाँ पर जमा करती थी। आपको पता है नदियों में खारापन होता है, लवणता होती है, तो ला ला करके इस टेटिस सागर में जमा करती थी। दक्षिण की तरफ से जो नदियां आती थी वो भी ला ला करके अपना जो अवसाद है, सेडिमेंट है, वो इस टेटिस सागर में जमा करती थी। धीरे धीरे ये टेटिस सागर है ना, धीरे धीरे टेटिस सागर क्या हो गया? खारा हो गया। और यही टेटिस सागर का अवशेष हमको राजस्थान में भी दिखाई देता है, जो कि आपको पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। गुरुजी पश्चिमी राजस्थान में ही क्यों मिलेगा? सवाल ये भी बनता है, पूर्वी राजस्थान में क्यों नहीं मिलेगा? तो देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान हमारा जहाँ से शुरू होता है उसी के नीचे आता है गुजरात। गुजरात आता है। अब उस गुजरात का मामला क्या है गुरुजी? ये हमारा भारत है, जहाँ आता है हमारा पश्चिमी राजस्थान। सुन, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पश्चिमी राजस्थान ये हमारा यहाँ आता है, गुजरात हमारा यहाँ आता है। गुरुजी आपने मानसून के बारे में सुना होगा, तो मानसून का मामला क्या है? मानसून का मामला ये है कि अरब सागर की हवाएं जब यहाँ से चलती है, तो ये हवाएं जब चलती है तो यहाँ जो ये गुजरात है, ये कच्छ का रण, बिल्कुल जहाँ भी रण, आपको पता है गुजरात में कच्छ का रण है। गांधी जी ने वहाँ नमक कानून बनाया था गुजरात में दांडी यात्रा के समय, आपने सुना भी होगा। तो ये कच्छ का रण पूरा ही खारा है। तो इस कच्छ के रण से जब अरब सागर से ये चलती है पवने, तो ये पवने कच्छ के रण से इस खारेपन को उठा उठा करके इस पश्चिमी राजस्थान में ला ला करके जमा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? खारापन, यहाँ से खारापन जो आता है वो यहाँ आ करके जमा हो जाता है, तो पूरा पश्चिमी राजस्थानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। किसकी वजह से? कच्छ के रण से लाए गए खारेपन की वजह से। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण है माइकासिस्ट चट्टान। माइकासिस्ट चट्टान क्या है? तो गुरुजी मैं आपको बताऊं, एक माइकासिस्ट चट्टान का ये मामला है कि देखिए, ये माइकासिस्ट एक ऐसी चट्टान होती है जो कैसी होती है? खारी। इस माइकासिस्ट चट्टान में पाया जाता है खारापन। अगर ये माइकासिस्ट चट्टान किसी धरातल की ऊपरी सतह पर अगर पाई जाती है तो वहाँ पानी का आकार कैसा होगा? खारा। अगर ये माइकासिस्ट चट्टान किसी धरातल पर अगर सतह पर ऊपर न पाए जाने के बजाय डीप में पाई जाती है, गहराई में अगर पाई जाती है, तो वहाँ पानी का प्रकार कैसा होगा? मीठा। बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इस पश्चिमी राजस्थान में क्या हुआ, या राजस्थान में जहाँ भी खारे पानी की झीलें हैं वहाँ माइकासिस्ट चट्टान ऊपर पाई जाती है, सतह से ऊपर। अपर्दन के कारण ये सतह से ऊपर आ गई है, और सतह से ऊपर होने के कारण वहाँ पर पानी में खारापन हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये एक खारेपन का दूसरा कारण मैंने आपको बताया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के टाइप के आधार पर कि क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में
पूछा जाएगा। देखो 3 तरीके से परीक्षा में प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है कि पानी की प्रकृति आपको देगा और मीठे पानी की और खारे पानी की जो झील है वो अलग करवाएगा आपसे, ठीक है। पहला प्रश्न तो इस तरीके से बनता है। दूसरा प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि झीलें और उनके जिले कौन कौन से हैं वो आपको देगा और आपको मैच करवा सकता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तीसरा प्रश्न आपके लिए बन सकता है झीलों की विशेषताओं से प्रश्न बन सकता है कि आपको एक तरफ देगा झील के नाम, एक तरफ देगा उनकी विशेषता। झीलों के नाम और विशेषताओं से आपको मैच करवा सकता है। तीसरा प्रश्न भी आपका मैच द फॉलोइंग का इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। आगे चले, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको ब्राइन वाटर लेक का और फ्रेश वाटर लेक के बारे में बताया ही था। मैंने आपको बताया था कि भाई माइकासिस्ट चट्टान अगर डीप में होगी तो आपको वहाँ पर ब्राइन वाटर नहीं मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। माइकासिस्ट चट्टान अगर सतह पे होगी तो आपको वहाँ पर खारापन मिलेगा, अगर डीप में होगी वहाँ आपको मीठापन मिलेगा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको समझ आया होगा। वो ही डायग्राम यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। खारे पानी की झीलों की अब हम बात करेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्राइन वाटर लेक, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों के बारे में हमने बात की थी। टेटिस सागर है, टेटिस सागर के बारे में मैंने आपको समझाई भी था। फिर मैंने आपको दूसरा माइकासिस्ट चट्टान भी बताई थी। मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में है, वहाँ पर ही क्यों है ये भी मैंने आपको अभी समझाया था। अब हम बात करते हैं खारे पानी की झील के बारे में। तो पहली आपके पास आती है सांबर झील। देखिएगा, पहले हम झीलों की लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक झील की डीप से हम जानकारी को जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ झीलों की लोकेशन को पता कर लेते हैं। लोकेशन याद करने का सीधा सीधा तरीका है, कुछ झीलों की आपको लोकेशन रट लेनी है। कुछ झीलों की जहाँ पर झील है तो उसी जिले के नाम पर उसका नाम है, इस तरीके से आपको वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो उसको इस तरीके से याद रख लेना है। जो झील आपको नाम जिले के नाम पर नहीं दिखाई दे रही है उसको आप स्पेसिफिकली इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बात बनी रहे, ठीक है। और जिन झीलों के नाम जिलों के आधार पर है वो तो आपको याद हो ही जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम सांबर झील की जब बात करते हैं, सांबर झील आपको जयपुर में मिलेगी। मुख्य जिला इसका जयपुर है। सीमा अगर हम देखें तो ये जयपुर से सीमा लगाती है, डिडवाना से सीमा लगाती है, डिडवाना कुचामन से, और अजमेर से ये सीमा लगाती है। तो आप देखेंगे तो यहाँ आपका ये जयपुर है। इस जयपुर के ऊपर आपको मिलेगा सीकर नॉर्थ की तरफ। इधर हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ तो आपको डिडवाना कुचामन अजमेर मिलेंगे। इधर हम बात करते हैं पूर्व की तरफ तो आपको कोटपुतली भैरोड अलवर दौसा मिलेगा। दक्षिण की तरफ जब हम बात करते हैं तो आपको टोंक मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जयपुर की लोकेशन में आपको नक्शे में, आप मैप में देख भी लीजिएगा, राजस्थान के मैप में आपको दिख जाएगी। मैंने आपको ये लोकेशन बताई है, इसी तरीके से मामला है। तो हमने सीमाओं की भी बात करी कि जयपुर से सीमा लगाती है डिडवाना कुचामन अजमेर। अब हम दूसरी झील की बात करते हैं, पचपदरा झील, जो कि बालोतरा में है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिडवाना कुचामन झील, जो कि डिडवाना कुचामन में है। इसके बाद में देखो, इन झीलों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये जिस जिले में झील है उसी के नाम पर ये उसका नाम है, झील का नाम है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। कुचामन झील का भी आप याद रख सकते हैं, कुचामन में है। नावा झील आपको याद रखनी पड़ेगी, डिडवाना कुचामन में है। डेगान झील आपको मिलेगी नागौर में। कुछ अन्य झीलें हैं, मैं इस मैप में मैंने आपको दर्शाया है। ये मैप थोड़ा इसी तरीके से बनाया, आप थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ मैप में भी समझाने की कोशिश की है। देखिएगा, जयपुर में आपको मैंने अभी बताया था सांबर झील। सीकर में मैंने आपको झीलें बताई है, तो आपको सीकर में 2 झीलें आपको याद रखनी है, एक तो कोछोर झील और एक रेवासा झील। रेवासा झील को आप करणी माता के नाम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि करणी माता देशनोक बीकानेर में है। और रेवासा है ना, करणी माता के बारे में रेवासा से संबंधित एक शब्द भी आता है, मैं उसको बोल रहा हूँ, तो उसके संदर्भ में भी आप इस झील को याद रख सकते हैं। तो सीकर में आप 2 झीलों को याद रखेंगे, कोछोर झील और रेवासा झील, ठीक है। और इसके बाद में बाड़मेर बालोतरा में आप एक झील को याद रखेंगे, पचपदरा। और फिर आपको फलोदी में एक झील याद रखनी है, फलोदी झील। फिर आपको जैसलमेर में एक झील याद रखनी है, कावोद झील। इस कावोद झील को काणोद झील भी बोलते हैं भाई, ठीक है, लेकिन परीक्षा में जो मुख्य नाम आएगा वो कावोदी आता है, इसलिए मैंने यहाँ कावोदी लिखा है। तो जैसलमेर में आपको झील याद रखनी है कावोद झील। बालोतरा में आपको याद रखनी है पचपदरा झील। सीकर में आपको याद रखनी है कोछोर झील और रेवासा झील। बीकानेर में आपको याद रखनी है सीधा सीधा लूणकरणसर झील।
और चूरों में आपको याद रखनी है ताल छापर झील, ठीक है, इसको ताल छापर रन भी बोलते हैं। अब पहली बात मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा, ये ताल छापर रन, इस रन शब्द से संबंधित हम चर्चा करेंगे, रन शब्द का क्या मामला है वो आगे हम करेंगे। इसके बाद में मैंने आपको जैसलमेर की झीलें, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। अभी मैंने आपको बताया था रन शब्द, इस रन शब्द के संदर्भ में आपको एक बात ध्यान रख लेनी है कि जितने भी रन हैं वो सब ब्राइन हैं, खारे पानी के एग्जाम्पल हैं। जितने भी रन हैं वो सभी खारे पानी के एग्जाम्पल है, चाहे ताल छापर रन देख लो, चाहे आप कच्छ का रन देख लो, ये सभी खारे पानी के एग्जाम्पल हैं। यानी रन क्षेत्र जितने भी होंगे वो सब खारे झील के, नमक वाली झील की भूमि होगी, नमक वाली झील के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जिस भी शब्द के पीछे रन आएगा वो रन कैसा होगा, डायरेक्ट खारा होगा, ब्राइन वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक। खारे पानी की झीलों को हमने मैप में देख लिया है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ जितनी भी ये झीलें बताई हैं, इनके अलावा अगर कोई झील परीक्षा में आती है, उसका नाम आपको अगर नहीं पता है और जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया है या जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, वो सीधी सीधी मीठे पानी की झील है। आपको चाहे उसकी लोकेशन पता है नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी लोकेशन मैंने आपको बताई है, इन सभी के बाद में जितनी भी झीलें हैं वो सब मीठे पानी की है, चाहे आपको लोकेशन पता है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब चलते हैं हम आगे। अब हमने जो खारे पानी की झीलें देखी, उनमें हम कुछ झीलों की इम्पोर्टेंट डिटेल्स और देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक। शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे सांबर झील के बारे में। सांबर झील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन है जयपुर में, 5 नदियों पर ये निर्मित है। अगर बात कर ली जाए, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है लैब असिस्टेंट 2022 में, लैब असिस्टेंट में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी झील में चारों तरफ से नदियां आकर के गिरती है, और उन नदियों का क्रम पूछा गया था कि नॉर्थ की तरफ से कौन सी नदी आती है, साउथ की तरफ से कौन सी आती है, ईस्ट की तरफ से कौन सी आती है, वेस्ट की तरफ से कौन सी आती है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। तो पहले हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट सांबर झील की। सांबर झील की अगर लोकेशन की पहले हम बात करें, लोकेशन इसकी आपको जयपुर में मिलेगी। 5 नदियों पर निर्मित झील है। सबसे पहले हम बात करें तो नॉर्थ की तरफ से एक नदी आकर के मिलती है, उसको बोलते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी के बाद में जब हम इसमें बात करते हैं तो वेस्ट की तरफ से एक नदी आती है खंडेला, सीकर की तरफ से, खंडेला की पहाड़ियों की तरफ से, सीकर की ओर से खंडेला नदी, ठीक है। साउथ की तरफ से रूपनगढ़ की तरफ से एक नदी आती है। ईस्ट में आपको एक नदी आती है खारी नदी, डिडवाना कुचामन की ओर से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम निर्माता की अगर बात करें तो सांबर झील है, इसके जो निर्माता है वो वासुदेव चौहान है। झील की जानकारी की अगर बात करें तो बिजोलिया शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। अब इम्पोर्टेंट बातें ये हैं, ये आपको याद रख लेनी है, स्टार इनको आप लगा लीजिएगा। परीक्षा में बहुत बार कंफ्यूजन करते हैं इन पॉइंट्स को लेकर के, तो आप इसको याद करेंगे। मैंने हाईलाइट इनको कर दिया है, आप स्टार लगा लीजिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्टार आप इनको लगा लीजिएगा। ये बार बार परीक्षा में रिपीट होती है, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं हम सांबर झील की कुछ विशेषताओं को। पहली विशेषता हम पढ़ते हैं। पहली विशेषता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी है। एक तो सबसे बड़ी और एक खारे पानी की, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी भी है, खारे पानी की झील है। फिर देश की सबसे तीसरी, ठीक है, राजस्थान की तो सबसे बड़ी है और खारे पानी की है। ये झील कौन सी झील? सांबर झील। देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है, वो भी आपको ध्यान रख लेनी है। नमक उत्पादन में कौन सा स्थान है इसका? पहला स्थान है। बड़ी है तो नमक उत्पादन में कौन सा स्थान हो गया इसका? पहला स्थान हो गया। अब साहब नमक उत्पादन जो यहाँ पर होता है, उसमें नमक उत्पादन में यहाँ पर 2 कंपनियां काम करती है, जो नमक के संदर्भ में, नमक को अलग करने के संदर्भ में या उसको बनाने के संदर्भ में यहाँ पर 2 कंपनियां काम करती है। एक तो राजस्थान स्टेट की है, एक सेंटर की है। स्टेट की अगर कंपनी की हम बात करें तो SSL कंपनी है, या आप इसको सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जान सकते हैं। अगर सेंटर की हम कंपनी की अगर बात करें तो उसका नाम HSL है। HSL का मतलब है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ठीक है। अगर देखी जाए इन दोनों कंपनियों में तो सेंटर की जो कंपनी है इसकी लगभग 60% की हिस्सेदारी है, और जो राजस्थान की जो स्टेट की जो कंपनी है उसकी 40% हिस्सेदारी है, और ज़्यादा प्रभुत्व सांबर वाली जो सेंटर की जो कंपनी है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, उसका इस पर ज़्यादा आधिपत्य है, ठीक है।
अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर नमक उत्पादन कैसे होता है, तो यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके की क्यारियाँ बनाई जाती है, जैसे खेतों में हम क्यारियाँ बनाते हैं ना, उस तरीके की क्यारियाँ बनाई जाती है और नमक का उत्पादन किया जाता है। 3-4 बातें हमने यहाँ से इंपॉर्टेंट पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा कि देश की तीसरी, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, देखो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी और खारे पानी की, ठीक है, झील है। देश की अगर बात कर ली जाए, तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। नमक उत्पादन की में इसका प्रथम स्थान है। नमक उत्पादन में जॉइंट कंपनियां कौन कौन सी है? स्टेट की तो है सांबर साल्ट लिमिटेड जो कि 40% उत्पादन करती है। सेंटर की है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो कि 60% उत्पादन करती है। अब हम बात कर ले कि इसमें आपने ये पॉइंट आपने पढ़ा है कि देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है, तो पहली कौन सी है गुरुजी, वो आप बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली जो आपकी है वो है चिल्का झील ओडिशा में, ठीक है। दूसरी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली मैंने आपको बताई चिल्का झील ओडिशा में है, दूसरी आपकी है पुलिकट और तीसरी आपकी ये है ही सांबर जो कि मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी बात मैंने अभी आपको बताई थी। इसके बाद में हमने कंपनियां देख ली थी किस तरीके से उत्पादन होता था, वो भी हमने देख लिया कि क्यारियों में इसका उत्पादन किया जाता है, क्यार में इसका नमक का उत्पादन किया जाता है क्यार विधि के द्वारा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांबर आर्द्र भूमि। देखो सांबर को आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि क्या होती है? किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड घोषित किया जाता है, आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है। आर्द्र भूमि आपको पता होगा भारत में अगर देख लिया जाए तो 98 मतलब आर्द्र भूमियां है, रामसर साइट है, इसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। और आर्द्र भूमि ऐसी वेटलैंड होती है जो किसी इकोलॉजिकली अगर किसी जीव का इम्पोर्टेंट है, अगर वो खतरे में है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है, वेटलैंड एरिया उसको घोषित किया जाता है। तो सांबर को आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है राजस्थान में। इसके बाद में हम बात करेंगे तो देश में सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की, बड़ी और खारे पानी की, चिल्का है। विश्व की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी और खारे पानी की, कैस्पियन सागर है। देखो राजस्थान में अगर हम बात करें तो सांबर है, देश में हम बात करें तो चिल्का है, विश्व में अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर है। लेकिन विश्व के हम विभिन्न देशों में अगर बात करेंगे, कंट्री में अगर हम बात करेंगे विश्व में, तो उसमें आपको खारे पानी की झील में सबसे बड़ी और मीठे पानी की खारे पानी की झील नहीं मिलेगी, उसमें आपको मीठे पानी की झील मिलेगी और इस झील का नाम है सुपेरियल झील जो कि यूएसए में है। अगर हम विश्व में विभिन्न सारे कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, कंट्री में को हम अगर स्पेसिफिक रूप से देखेंगे तो वहाँ आपको बड़ी झीलों में खारे पानी की झील नहीं मिलेगी, मीठे पानी की झील आपको दिखाई देगी जो कि है आपकी सुपेरियल झील, मीठे पानी की झील है यूएसए के अंदर। राजस्थान में हम बड़ी और खारे पानी की झील अगर हम देखेंगे तो सांबर मिलेगी। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की, बड़ी और खारे पानी की अगर हम देखेंगे तो कैस्पियन सागर है। यूएसए में हम सबसे बड़ी झील देखेंगे तो सुपेरियल झील है जो कि मीठे पानी के संदर्भ में है, खारे पानी के संदर्भ में नहीं है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी रामसर साइट या आर्द्र भूमि मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा राजस्थान में पहली जो रामसर साइट है वो केवलादेव को बनाया गया था, 1981 में है। ध्यान आपको रख लेना है, परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूँ राजस्थान की जो रामसर साइट है वो सांबर है, यानी 81 के बाद में, यानी 19 के एंड के दशक में सांबर को भी रामसर साइट बना दिया गया था। उसको 81 में बनाया गया था, इसको 90 में बना दिया गया था। इसके बाद में हम बात करें तो खीचन फलोदी जो रामसर साइट है फिलहाल में ही बनी है, उसको भी हम देख लेंगे। तो इस खीचन फलोदी रामसर साइट की एक खास बात है कि ये पक्षी हेतु प्रसिद्ध है, पक्षी प्रवास हेतु ये प्रसिद्ध है, जिसमें आपका डोमोजाइल क्रेन नाम का एक पक्षी आता है, कुर्जा पक्षी का नाम आपने सुना होगा, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। वो यहाँ पर आता है, माइग्रेट करता है और वापस चला भी जाता है, तो उसके संदर्भ में ये प्रसिद्ध है। और कुर्जा पक्षी के बारे में आपने कला संस्कृति में पढ़ा भी होगा, कुर्जा से संबंधित एक वीरा गीत आता है, उसको भी आप, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम दूसरी बात करें मैनार उदयपुर, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है, बर्ड विलेज के नाम से ये प्रसिद्ध है। जून 2025 में इसको घोषित किया गया था। मैंने आपको बता दी है सारी डिटेल, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि सांबर में
प्रोटेक्ट बर्ड कौन सा है, कौन सा बर्ड है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो आपको याद रखना है सांबर में जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो पक्षी हैं वो कुर्जा पक्षी है। गुजरात के अगर पक्षी की बात कर ली जाए तो राजहंस है। ऐसे देखा जाए तो कुर्जा पक्षी को हम शामिल करेंगे, और अगर गुजरात के संदर्भ में अगर स्पेसिफिक पूछता है तो हम राजहंस पक्षी को शामिल करेंगे। ठीक है, अब सांबर झील के बारे में मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, उसका हम शॉर्ट में रिवीजन यहाँ कर लेते हैं एक बार और, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सांबर झील के बारे में। बात करें लोकेशन, मैंने आपको बताई थी जयपुर में। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि देश में इसका तीसरा स्थान है, राजस्थान में पहला स्थान है। ठीक है, किसमें, खारे पानी की झीलों में। फिर मैंने आपको दो कंपनियां यहाँ पर जो काम करती हैं साल्ट लिमिटेड में, वो मैंने आपको बताई थी, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और सांबर साल्ट लिमिटेड। फिर मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 60% उत्पादन करती है, सांबर साल्ट लिमिटेड 40% उत्पादन करती है। ज़्यादा किसका है, सेंटर वाली कंपनी का है, किसका, HSL का। ठीक है, क्या, आधिपत्य है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि नमक यहाँ पर क्यार में उगाया जाता है, क्यार में नमक को उत्पादित किया जाता है। ये बात भी मैंने आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नई बात यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट आती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन सांभर करता है। तो देश की अगर बात कर ली जाए तो देश का करता है 8 से 9%। राजस्थान का कितना प्रतिशत करता है, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो इस 8-9% के आगे जब हम जीरो लगा देंगे तो ये राजस्थान का करता है 80 से 90%। देश का करता है 8 से 9%, राजस्थान का करता है, देश का कितना करेगा, 8 से 9%, राजस्थान का कितना करेगा, 80 से 90%। इस 8 के आगे जब हम जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 80, इस 9 के आगे जीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 90। तो ये तो हो गया राजस्थान का, और ये हो गया, अगर इस जीरो को हटा देंगे तो ये हो गया 8 से 9% देश का। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार शॉर्ट से फिर से इसको रिवीजन करते हैं। लोकेशन जयपुर में है, देखो सांबर झील की हमने बात करी तो लोकेशन जयपुर में है। देश में इसका तीसरा स्थान है, राजस्थान में पहला स्थान है। दो कंपनियां यहाँ पर काम करती है, एक तो HSL है, एक SSL है। नमक उत्पादन यहाँ पर क्यार में किया जाता है। देश का नमक उत्पादन में अगर बात कर ली जाए तो 8वां 9वां स्थान है। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में 80 से 90% ये नमक उत्पादन करता है, देश का 8 से 9% उत्पादन करता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अब हम बात करते हैं नई एक और झील की, जिसका नाम है पचपदरा झील। सेकंड नंबर की झील है हमारी, ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पचपदरा। ठीक है, आप शुरू करते हैं इसको। इस झील की भी हम सबसे पहले वो ही बात करेंगे, लोकेशन, फिर कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं और कौन सी जाति इसको उत्पादित करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिएगा, पचपदरा झील की अगर बात कर ली जाए तो पचपदरा झील की जो लोकेशन है, सबसे पहले बात कर ली जाए तो बालोतरा में है, खारे पानी की है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। विशेषता क्या क्या यहाँ इसकी आती है, तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नमक, बेस्ट क्वालिटी का साल्ट यहाँ पर मिलता है। मैंने आपको बताया था साल्ट के लिए एक आता है NaCl। NaCl अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी खारेपन की। अगर NaCl की मात्रा जितनी कम है उसमें क्वालिटी खारेपन की उतनी ही क्या होगी, कम होगी। NaCl ज़्यादा, क्वालिटी नमक की बढ़िया। NaCl अगर कम, क्वालिटी नमक की डाउन। ठीक, तो यहाँ पर जो नमक उत्पादन होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। अब NaCl, क्योंकि इस नमक में जो NaCl की मात्रा है वो कितनी है, 98% है। ठीक है, उत्पादित जाति है, यहाँ पर एक जाति निवास करती है, उस जाति का नाम है खारवाड़ जाति। और खारवाड़ जाति इस नमक को बनाती है, और जिस नमक को बनाने के लिए जिस झाड़ी का ये जाति प्रयोग करती है उस झाड़ी को बोलते हैं मोरडी झाड़ी। तो आपको याद कैसे करना है कि भाई सबसे पहले आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ नमक कहाँ का, पचपदरा का। कौन सी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की। NaCl कितना, 98%। उत्पादित जाति कौन सी, खारवाड़। कौन सी झाड़ी से नमक बनाती है, मोरडी झाड़ी से। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें एक कन्फ्यूजन है उसको हम यहीं क्लियर कर लेते हैं, जो कि परीक्षा में आपको कन्फ्यूज नहीं होगा और आपका प्रश्न भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपने एक बात पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले सांबर झील में, कि सांबर में क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, सांबर झील में क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है। पचपदरा में क्वांटिटी है,
ठीक है। सांबर झील में आपने क्या पढ़ा, क्वांटिटी ज़्यादा है क्वालिटी नहीं है। पचपदरा में क्वालिटी होगी लेकिन क्वांटिटी कम है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो सांबर में सीधा सीधा ध्यान रखना है, क्वांटिटी ज़्यादा क्वालिटी नहीं। पचपदरा में क्वालिटी ज़्यादा क्वांटिटी कम, ठीक। अब हम बात करते हैं डीडवाना झील की। इसके लिए इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन आपके पास थी कि लोकेशन कहाँ है, बालोतरा में है। पचपदरा की विशेषता क्या है, सर्वश्रेष्ठ नमक, बेस्ट क्वालिटी का साल्ट यहाँ पर मिलता है। बेस्ट क्वालिटी का क्यों है, क्योंकि NaCl की मात्रा कितनी पाई जाती है, 98%। कौन सी जाती है गुरुजी जो नमक बनाती है, खारवाड़ जाती है। किसके द्वारा नमक बनाती है, मोरडी झाड़ी के द्वारा, ठीक है। अब इस नमक में क्या मामला है गुरुजी, सांबर में जो नमक पाया जाता है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है यानी मात्रा ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है। पचपदरा में जो नमक पाया जाता है उसमें क्वालिटी कम है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है। अब हम बात करते हैं, लास्ट झील हमारी है डीडवाना झील। डीडवाना झील की अगर हम बात करते हैं, इसकी लोकेशन आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इसके नाम पे ही इसकी लोकेशन है, डीडवाना कुचामन में। विशेषता क्या है, अब एक झील का हमने पढ़ा, सांबर झील का हमने पढ़ा क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक है। पचपदरा में हमने पढ़ा क्वालिटी अच्छी है। अब लास्ट जो आपकी डीडवाना जो झील आएगी ये लो क्वालिटी की होगी, क्योंकि हमने ऊंचा भी पढ़ लिया, क्वांटिटी भी हमने पढ़ ली, क्वालिटी भी हमने पढ़ ली, लेकिन लो वाला हमने नहीं पढ़ा। तो अब जो लास्ट में जो झील आई है इसकी एक विशेषता है कि इसमें निम्न श्रेणी का नमक पाया जाता है, लो क्वालिटी का नमक पाया जाता है। कैसी क्वालिटी का पाया जाता है, लो क्वालिटी का नमक पाया जाता है, ठीक है। लो क्वालिटी का क्यों पाया जाता है गुरुजी, लो क्वालिटी का नमक होने का कारण है कि यहाँ पर नमक उत्पादन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जिस नमक में NaCl ज़्यादा होगा उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पर नमक में NaCl के बजाय Na2SO4 पाया जाता है, और ये Na2SO4 पाए जाने के कारण नमक कैसी क्वालिटी का है, निम्न क्वालिटी का नमक यहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि जो Na2SO4 है इसका उपयोग नमक बनाने में नहीं बल्कि इसका उपयोग तो कागज़ उद्योग में, कांच उद्योग में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर पाया जाने वाला नमक लो क्वालिटी का होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में यहाँ पर एक कंपनी है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो कि डीडवाना में स्थापित है। इस नमक को प्यूरिफाइड करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यहाँ पर काम करती है। जैसे हमने सांबर में दो कंपनियाँ देखी थी, SSL और SSCL, कुछ ऐसी कुछ कंपनियाँ थी, अभी हमने पीछे बात की थी उनके बारे में, जो कि मैं आपको बताऊं, जो कि आपकी है SSL और HSL यानी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और सांबल साल्ट लिमिटेड। इसके बाद में हम इसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं तीनों का, जो अभी हमने स्टडी की है। तो सबसे पहले हमने बात की थी खारे पानी की झीलों की, फिर हमने बात की थी उसमें सांबर झील की, पचपदरा की, डीडवाना की, ठीक है। सांबर झील की हमने लोकेशन की बात करेंगे तो जयपुर में है, क्विक रिवीजन मैं आपका करवा रहा हूँ। फिर हमने ये देखा था कि इसका जो नमक है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है सांबर, तो सर्वाधिक नमक उत्पादन वाला हो गया। भारत में कितना करता है, 8 से 9%। राजस्थान में कितना करता है, 80 से 90%। फिर हमने पचपदरा की बात की थी, लोकेशन मैंने देखी थी बालोतरा में है। अब इसमें तो क्या है, सर्वाधिक है, इसमें क्या है, क्वालिटी ज़्यादा थी पचपदरा में, तो बालोतरा इसकी लोकेशन हो गई। बात कर ली जाए क्वालिटी की, तो क्वालिटी इसकी सर्वश्रेष्ठ थी। जाति कौन सी थी जो यहाँ पर नमक बनाती थी, वो थी खारवाल जाति। झाड़ी कौन सी थी जिसके द्वारा नमक बनाया जाता था, गुरुजी मोरडी झाड़ी थी। अब हम चलते हैं डीडवाना की तरफ से। डीडवाना जो झील है इसकी लोकेशन हमने देखी, डीडवाना कुचामन में। मैंने आपको बताया था यहाँ पर नमक कौन सा मिलता है, निम्न क्वालिटी का। निम्न क्वालिटी का क्यों मिलता है गुरुजी, NaCl के मात्रा कम पाई जाती है, NaCl की जगह Na2SO4 पाया जाता है, इसीलिए। यहाँ पर कंपनी कौन सी है जो नमक को एग्रीगेट करने का काम करती है, प्यूरिफाइड करने का काम करती है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है। तो तीनों का शॉर्ट रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद कीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम मीठे पानी की झीलों को लेकर के चर्चा करेंगे, और आज की इस क्लास में आपको ये PDF आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इस PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके एज टू एज आपको कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।